Hello everyone, welcome to lecture 8 of complex analysis. In this lecture we will discuss about construction of analytic function. So let's start the lecture. इस लेक्चर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. In the first part we will discuss about the method of finding the complex analytic function if its real part is known. मतलब अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट पता है तो वो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन हम कैसे पता करेंगे. जैसे हम लोगों को पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी. यहां पे हम कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं, मतलब यू एंड वी एक्स एंड वाई का फंक्शन होगा. तो हमें इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, स्पेसिफिकली ये कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है, इस कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट मतलब u पता है. तो u से हम ये फंक्शन कैसे पता लगाएंगे. तो f ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन है जिसका रियल पार्ट हमें पता है, u हमें पता है. तो u से हम f ऑफ z कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो u से f ऑफ z कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने होंगे. पहले हम उन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर ये स्टेप्स कहां से आया, उन स्टेप्स का थ्योरेटिकल बेसिस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ स्टेप 1, फाइंड डेल यू डेल एक्स एंड डेल यू डेल वाई. स्टेप 1 क्या है, क्वेश्चन में जो ये रियल पार्ट गिवन होगा u, इस u का पार्शियल डेरिवेटिव हम x के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे एंड y के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट. तो हमें मिल जाएगा डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई. डेल यू डेल एक्स को हमने बोल दिया फाई 1 ऑफ एक्स वाई एंड डेल यू डेल वाई को लिखा है फाई 2 ऑफ एक्स वाई. ठीक है, जस्ट हमने दो पार्शियल डेरिवेटिव को दो नाम दे दिए, फाई 1 फाई 2. फाई 1 फाई 2 दोनों ही एक्स वाई के फंक्शंस हैं. नेक्स्ट स्टेप 2, रिप्लेस x विथ z एंड y विथ 0 टू ऑब्टेन फाई 1 ऑफ z0 एंड फाई 2 ऑफ z0. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जो हमने फाई 1 एंड फाई 2 कैलकुलेट किया था, फाई 1 फाई 2 के एक्सप्रेशन में x के बदले z रिप्लेस करना है, y के बदले 0 रिप्लेस करना है. ओके, तो फाई 1 फाई 2 के एक्सप्रेशन में अगर हम x के बदले z और y के बदले 0 रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई 1 z0 एंड फाई 2 z0. आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा जो x के बदले z एंड y के बदले 0 क्यों रिप्लेस किया गया. इसका आंसर कुछ देर बाद पता चल जाएगा. x के बदले z और y के बदले 0 क्यों रिप्लेस किया गया है, इसका जो थ्योरेटिकल बेसिस है अभी हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे. ओके, तो सेकंड स्टेप में आपने फाई 1 z0 एंड फाई 2 z0 कैलकुलेट कर लिया. नाउ द फाइनल स्टेप, ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. जो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z है उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या है, f ऑफ z इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1 z0 माइनस आयोटा फाई 2 z0 एंड इंटीग्रेशन इज विथ रेस्पेक्ट टू z. इस फॉर्मूले को यूज करके आप कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में हमें एक एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z का रियल पार्ट u गिवन होगा. रियल पार्ट u अगर गिवन है तो इन तीन स्टेप्स को हम फॉलो करके f ऑफ z पता लगा सकते हैं. बट ध्यान रखिएगा ये जो मेथड है ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन. ये f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, तभी हम इन स्टेप्स को फॉलो करके f ऑफ z पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये जो तीन स्टेप्स यहां पे लिखे गए हैं इनका थ्योरेटिकल बेसिस क्या है. देखिए एग्जाम में जस्ट आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए जी ये स्टेप्स ही क्यों फॉलो किए गए. ये कोई क्या मैथमेटिकल ट्रिक है या कोई थ्योरेटिकल बेसिस भी उसके पीछे है. द आंसर इज ये कोई मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है जो आंसर लाने के लिए हम ऐसे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. इन स्टेप्स के पीछे एक थ्योरेटिकल बेसिस है जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं. ओके, आई थिंक ये तीन स्टेप्स तो क्लियर है. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं.
हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, जिसका रियल पार्ट है u, इमेजिनरी पार्ट है v, एंड u एंड v दोनों ही x एंड y के फंक्शंस। Now since this function is analytic in nature, therefore the derivative of the function can be written like this. ये f of z एनालिटिक नेचर का है, इसलिए हम f डैश z को लिख सकते हैं del u del x प्लस आयोटा del v del x। नाउ ये f of z एनालिटिक नेचर का है, तो f of z का रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कॉची-रीमान इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी हमने लेक्चर 5 में डिस्कस किया था। तो f ऑफ z एनालिटिक नेचर का है, तो u एंड v कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अकॉर्डिंग टू कॉची-रीमान इक्वेशन हम डेल v डेल x के बदले क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल u डेल y। तो देखिए स्टेप में क्या किया गया, डेल v डेल x के बदले क्या रिप्लेस किया गया, माइनस डेल u डेल y। यहां पर कॉची-रीमान इक्वेशन मतलब CR इक्वेशन का यूज किया गया है, जिसके बारे में हमने लेक्चर 5 में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो CR इक्वेशन यूज करने पे क्या आ जाएगा, f डैश z इक्वल टू डेल u डेल x माइनस आयोटा डेल u डेल y। ओके, नाउ हमने क्या किया, जो ये डेल u डेल x है उसको बोल दिया phi1, और जो डेल u डेल y है उसको बोल दिया phi2, और दोनों ही किसका फंक्शंस होंगे, x एंड y। तो डेल u डेल x को phi1 लिखा है, डेल u डेल y को phi2 लिख दिया। तो f डैश z क्या आ जाएगा, phi1 ऑफ xy माइनस आयोटा phi2 ऑफ xy। तो f डैश z को आप ऐसे लिख सकते हो। नाउ लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था, ये जो x है, x क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल पार्ट ऑफ z। तो x को हम लिख सकते हैं 1/2 z प्लस z स्टार, एंड y रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, एंड y को हम लिख सकते हैं 1/2 आयोटा z माइनस z स्टार। ये दो रिलेशन कैसे आए, ये हमने लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो x इक्वल टू 1/2 z प्लस z स्टार, y इक्वल टू 1/2 आयोटा z माइनस z स्टार। तो यहां पर जो x एंड y है, इनके बदले ये दो रिलेशन यूज करते हैं। तो देखिए क्या किया गया नेक्स्ट स्टेप में, x के बदले z प्लस z स्टार बाई 2, y के बदले z माइनस z स्टार बाई 2 आयोटा। यहां पर भी x एंड y के बदले ये दो रिप्लेस कर दिए गए। तो इस स्टेप में जस्ट क्या किया गया, x एंड y को z एंड z स्टार में चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान दीजिए, ये जो f डैश z का एक्सप्रेशन है उसके राइट हैंड साइड में phi1 phi2 प्रेजेंट है। phi1 z का भी फंक्शन है, z स्टार का भी फंक्शन है, phi2 भी z स्टार दोनों का फंक्शन है। तो phi1 phi2 दोनों के अंदर z स्टार दोनों का डिपेंडेंसी है, लेकिन जो f डैश z है उसके अंदर सिर्फ किसका डिपेंडेंसी है, z का। इसके अंदर z स्टार का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और ऐसा क्यों होना चाहिए, ये जो f ऑफ z है, ये f ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन है, और हमने लेक्चर 4 में डिस्कस किया था, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसके अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स प्रेजेंट होंगे, z स्टार प्रेजेंट नहीं होगा। तो सिंस ये फंक्शन एनालिटिक नेचर का है, तो इसके अंदर z का पॉजिटिव इंटीजर पावर प्रेजेंट हो सकता है, बट z स्टार प्रेजेंट नहीं हो सकता, बिकॉज अगर z स्टार प्रेजेंट होगा तो वो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। सिंस f ऑफ z के अंदर z स्टार प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए f डैश z के अंदर भी z स्टार प्रेजेंट नहीं हो सकता। एक बार रिपीट कर रहा हूं, लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किया था, किसी फंक्शन के अंदर अगर z स्टार प्रेजेंट है तो वो एनालिटिक नहीं हो सकता। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स। तो f ऑफ z एनालिटिक नेचर का है, तो इसके अंदर सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर z स्टार प्रेजेंट नहीं हो सकता। सिंस f ऑफ z के अंदर z स्टार प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो f डैश z इसके अंदर भी z स्टार प्रेजेंट नहीं हो सकता।
तो हम लिख सकते हैं दिस इफ डज जेड डज नॉट डिपेंड ऑन जेड स्टार। ये जो इफ डज जेड है ये जेड स्टार पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ जेड पे डिपेंड करेगा। क्लियर? तो अब देखिए इफ डज जेड का एक्सप्रेशन यह है जिसके अंदर जेड भी प्रेजेंट है, जेड स्टार भी प्रेजेंट है, लेकिन ये फंक्शन एनालिटिक है तो इफ डज जेड के अंदर जेड स्टार का डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पे आप जेड स्टार को कुछ भी पुट कर दो, जेड स्टार के बदले कुछ भी रिप्लेस कर दो, इफ डज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज इफ डज जेड जो है वो जेड स्टार पे डिपेंड ही नहीं करता। तो राइट हैंड साइड में phi 1 और phi 2 के एक्सप्रेशन में आप जेड स्टार के बदले कुछ भी अज्यूम कर लो, रिजल्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज ये रिजल्ट इफ डज जेड है ये जेड स्टार पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जेड स्टार के बदले कुछ एज्यूम कर लेंगे। अब आपको माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जेड स्टार के बदले क्या एज्यूम करेंगे? जेड स्टार के बदले हम ऐसा क्वांटिटी एज्यूम करेंगे जिसमें कैलकुलेट करने में हमें आसानी हो। आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, जेड स्टार के बदले एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज आप जेड स्टार के बदले कुछ भी एज्यूम करो इफ डज जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जेड स्टार के बदले हम ऐसा क्वांटिटी एज्यूम करेंगे सच दैट कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, देखते हैं जेड स्टार के बदले हम क्या एज्यूम करेंगे। जेड स्टार के बदले हम रिप्लेस करेंगे जेड। अब आपको लगेगा जेड स्टार के बदले जेड रिप्लेस किया गया, इसमें स्पेशल क्या है? अगर आप जेड स्टार के बदले जेड एज्यूम करते हैं तो इसमें कैलकुलेशन आसान होता है। अगर आप जेड स्टार के बदले माइनस जेड रिप्लेस करो तब भी आंसर आ जाएगा। तो जेड स्टार के बदले आप जेड भी रिप्लेस कर सकते हो, जेड स्टार के बदले माइनस जेड भी रिप्लेस कर सकते हो, दोनों में कैलकुलेशन आसान होगा और जल्दी से आंसर मिल जाएगा। इन दोनों के अलावा अगर आपने जेड स्टार को कुछ दूसरा क्वांटिटी एज्यूम किया तो कैलकुलेशन अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को हम आसान बनाना चाहते हैं, इसलिए हम जेड स्टार के बदले आइदर जेड एज्यूम करेंगे या जेड स्टार के बदले माइनस जेड एज्यूम करेंगे। यहां पे मैंने क्या लिखा है, जेड स्टार इक्वल टू जेड। अब देखिए जेड स्टार इक्वल टू जेड अगर एज्यूम करते हैं तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू क्या था, 1/2 जेड प्लस जेड स्टार। यहां पे अगर आप जेड स्टार के बदले जेड एज्यूम करते हैं तो एक्स आ जाएगा जेड, एक्स विल बी इक्वल टू जेड। क्या रिप्लेस किया गया? जेड स्टार के बदले जेड रिप्लेस किया गया। और y होता है 1/2 आयोटा z माइनस जेड स्टार। यहां पे जेड स्टार के बदले अगर आप z एज्यूम करते हैं तो z माइनस जेड कैंसिल कर जाएगा, y चला आएगा 0। तो आप ये पॉइंट नोटिस करो, कुछ देर पहले जो 3 स्टेप्स बताए गए थे उसमें सेकंड स्टेप क्या था, x के बदले z रिप्लेस करना है, y के बदले 0 रिप्लेस करना है। वो क्यों रिप्लेस किया गया उसका रीजन ये है, यहां पे हम z स्टार के बदले z एज्यूम करते हैं, z स्टार के बदले अगर आप z एज्यूम करो तो x इक्वल टू z आ जाएगा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। और z स्टार के बदले z क्यों एज्यूम किया गया ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो क्या करेंगे देखिए, ये जो f डज z का एक्सप्रेशन था phi 1 ऑफ xy माइनस आयोटा phi 2 ऑफ xy, इसमें x के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, z, और y के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, 0। तो देखिए क्या आ जाएगा, f डज z विल बी इक्वल टू phi 1 z0 माइनस आयोटा phi 2 z0। तो f डज z ये आ जाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना था, f ऑफ z। f डज z हमें z के टर्म्स में मिल गया, तो f डज z से f ऑफ z कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो f डज z इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें f ऑफ z मिल जाएगा। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसके दोनों तरफ z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया गया। f डज z का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा fz और राइट हैंड साइड विल बी दिस, f ऑफ z विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ phi 1 z0 माइनस आयोटा phi 2 z0 इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू z।
इस फॉर्मूले को यूज करके आप कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट यू गिवन होगा। इस तरीके से आप यू के हेल्प से एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ देर पहले ये 3 स्टेप्स बताए गए, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये 3 स्टेप्स का यूज करेंगे। बट ये 3 स्टेप्स कैसे आए, उसका थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, वो अभी हमने डिस्कस किया। क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सो दिस इज द क्वेश्चन, इफ u इक्वल टू दिस बी द रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z, देन फाइंड f ऑफ z। मतलब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है f ऑफ z जिसका रियल पार्ट u है, इमेजिनरी पार्ट v है। क्वेश्चन में रियल पार्ट u गिवन है। u क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इस एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ z कैलकुलेट करना है। ये एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z क्या होगा ये पता करना है। तो अभी जो हमने कुछ देर पहले स्टेप्स बताए थे, उन स्टेप्स को यूज करके f ऑफ z पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में हम रियल पार्ट u का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं x एंड y के रेस्पेक्ट में। तो u यह है, डेल u डेल x, u का x के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करें तो x क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में माइनस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 6x माइनस 3y स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 0, 2x का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 2 एंड प्लस 1 का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 0। तो डेल u डेल x ये आ जाएगा। इसको क्या बोल दिया गया, phi 1, और phi 1 xy का फंक्शन है। सिमिलरली अगर आप डेल u डेल y कैलकुलेट करो u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा माइनस 6xy माइनस 6y। तो डेल u डेल y विल बी इक्वल टू दिस, इसको phi 2 बोल दिया गया। phi 2 भी xy का फंक्शन होगा। तो स्टेप 1 में हमने u के पार्शियल डेरिवेटिव्स x एंड y के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किए और इन पार्शियल डेरिवेटिव को phi 1 phi 2 बोल दिया। नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करते हैं, phi 1 एंड phi 2 का जो एक्सप्रेशन है इनमें x के बदले z रिप्लेस करते हैं, y के बदले 0 रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो phi 1 phi 2 के एक्सप्रेशन में x के बदले z, y के बदले 0। देखिए phi 1 z 0, तो phi 1 का एक्सप्रेशन यह है, x के बदले क्या रिप्लेस करेंगे z, y के बदले क्या रिप्लेस करेंगे 0। तो देखिए phi 1 z 0 आ जाएगा 3z स्क्वायर माइनस 0 प्लस 6z प्लस 2। यहां पे 3x स्क्वायर था, x के बदले z रिप्लेस करेंगे तो 3z स्क्वायर। यहां पे माइनस 3y स्क्वायर था, y के बदले 0 रिप्लेस करेंगे तो माइनस 0, 6x x के बदले z तो 6z आ जाएगा और 2 तो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रख दिया गया। तो phi 1 z 0 क्या आया, 3z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 2। सिमिलरली phi 2 ऑफ xy, इसके एक्सप्रेशन में x के बदले z, y के बदले 0 रिप्लेस करेंगे तो phi 2 z 0 आ जाएगा 0। यहां पे आप देखिए phi 2 के एक्सप्रेशन में यहां पे भी y प्रेजेंट है, यहां पे भी y प्रेजेंट है, y के बदले क्या रिप्लेस करते हैं 0। तो ये दोनों टर्म में y के बदले 0 रिप्लेस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो phi 1 z 0 will be equal to this, phi 2 z 0 will be equal to this। नेक्स्ट स्टेप 3, ये जो phi 1 z 0 एंड phi 2 z 0 कैलकुलेट किया, इनके हेल्प से आप एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेप 3, f ऑफ z विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन phi 1 z 0 माइनस आयोटा phi 2 z 0 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z।
phi1z0 के बदले ये रिप्लेस कर दिया, phi2z0 के बदले ये रिप्लेस कर दिया। ये phi1z0 phi2z0 ये हमने कुछ देर पहले स्टेप 2 में कैलकुलेट किया था ना। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए। 3z² का इंटीग्रेशन आएगा z³ 3 प्लस 6z का इंटीग्रेशन आएगा z²2 प्लस 2 1 का इंटीग्रेशन आएगा z प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा। इससे आपको f ऑफ z का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता चल जाएगा। f of z will be equal to z³ plus 3z² plus 2z plus c is the constant of integration। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में एनालिटिक फंक्शन f of z का रियल पार्ट गिवन था। रियल पार्ट का यूज करके हमने क्या कैलकुलेट किया? एनालिटिक फंक्शन f of z कैलकुलेट किया है। और इस कैलकुलेशन के लिए हमने 3 स्टेप यूज किए जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस किए थे। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ये f of z एनालिटिक नेचर का है, इसीलिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स। ये हमने लेक्चर 4 में डिस्कस किया था। किसी भी एनालिटिक फंक्शन के अंदर सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स प्रेजेंट होंगे, z स्टार प्रेजेंट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये एनालिटिक फंक्शन है और इसके अंदर सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स प्रेजेंट है, z स्टार प्रेजेंट नहीं है। तो रियल पार्ट u का यूज करके कैसे हमने ये एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z कैलकुलेट किया, ये क्लियर है एवरीवन? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। Here we will discuss about the method of finding the complex analytic function if its imaginary part is known। मतलब अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट पता है तो वो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन कैसे पता करेंगे? तो इमेजिनरी पार्ट मतलब v पता है और क्या कैलकुलेट करना है? f ऑफ z। तो इमेजिनरी पार्ट v का यूज करके कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था? रियल पार्ट से एनालिटिक फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे इमेजिनरी पार्ट अगर हमें पता है तो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन कैसे पता करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट से कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन पता करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। क्या है वो 3 स्टेप्स? स्टेप 1, फाइंड del v del x एंड del v del y। पहला स्टेप है जो इमेजिनरी पार्ट v क्वेश्चन में गिवन होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव x एंड y के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कीजिए। तो हमें क्या पता चलेगा? del v del x del v del y। del v del x को psi1 बोल दिया गया, del v del y को psi2 बोल दिया गया। psi1 psi2 दोनों ही किसके फंक्शंस हैं? x एंड y के, बिकॉज यहां पे हम कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो del v del x को psi1 एंड del v del y को psi2 बोल दिया गया। नेक्स्ट, स्टेप 2, रिप्लेस x with z and y with 0 to obtain psi1 z0 and psi2 z0। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में जो हमने psi1 एंड psi2 कैलकुलेट किया था, psi1 psi2 के एक्सप्रेशन में x के बदले क्या रिप्लेस करेंगे? z एंड y के बदले क्या रिप्लेस करेंगे? 0। तो psi1 psi2 के एक्सप्रेशन में x के बदले z और y के बदले 0 रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? psi1 z0 एंड psi2 z0। तो सेकेंड स्टेप में हमें ये 2 क्वांटिटीज पता चल गई। नाउ लास्ट स्टेप, ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z यूजिंग द फॉर्मूला दिस वन। ये जो फॉर्मूला है ये यूज करके आप कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? f ऑफ z इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ psi2 z0 प्लस आयोटा psi1 z0 एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z। सेकेंड स्टेप में हमने जो psi1 z0 एंड psi2 z0 कैलकुलेट किया था उनके हेल्प से हम f ऑफ z कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट v गिवन होगा। इन 3 स्टेप्स का यूज करके आप कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है ये, इफ v इक्वल टू दिस वन बी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z, देन फाइंड f ऑफ z। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f ऑफ z जिसका रियल पार्ट u है, इमेजिनरी पार्ट v है, और क्वेश्चन में इसका इमेजिनरी पार्ट v गिवन है। v इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस y। तो इमेजिनरी पार्ट ये गिवन है, हमें कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z कैलकुलेट करना है। तो अभी कुछ देर पहले जो हमने 3 स्टेप डिस्कस किए, उन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं एंड f ऑफ z कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 में हम इमेजिनरी पार्ट v का पार्शियल डेरिवेटिव x एंड y के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप डेल v डेल x कैलकुलेट करो v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो साइन हाइपरबोलिक x, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x, और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है तो जो कॉस y वाला पार्ट है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो डेल v डेल x आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस y। इसको साई 1 बोल दिया गया, साई 1 x एंड y का फंक्शन है। सिमिलरली डेल v डेल y, v का अगर आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो तो साइन हाइपरबोलिक x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा एंड cos y का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन y। तो डेल v डेल y विल बी इक्वल टू दिस, इसको बोल दिया साई 2, एंड साई 2 भी x एंड y का फंक्शन है। तो स्टेप 1 में हमने डेल v डेल x एंड डेल v डेल y कैलकुलेट किया और उसको साई 1 और साई 2 ये नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में जो हमने साई 1 साई 2 कैलकुलेट किया है वो एक्स वाई का फंक्शन था। साई 1 साई 2 के एक्सप्रेशन में x के बदले z रिप्लेस कर देंगे एंड y के बदले 0 रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए साई 1 का एक्सप्रेशन क्या था, ये अगर आप x के बदले z रिप्लेस करते हो cos हाइपरबोलिक x आ जाएगा cos हाइपरबोलिक z, एंड y के बदले 0 तो cos y आ जाएगा cos 0, और cos 0 कितना होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां से साई 1 z0 आ जाएगा cos हाइपरबोलिक z। सिमिलरली साई 2 के एक्सप्रेशन में x के बदले z रिप्लेस करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक z, एंड y के बदले अगर आप 0 रिप्लेस करते हो तो माइनस साइन y आ जाएगा माइनस साइन 0, एंड एज वी नो साइन 0 इज इक्वल टू 0। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। इसे देखिए साई 2 z0 आ जाएगा 0। तो स्टेप 2 में हम साई 1 z0 एंड साई 2 z0 कैलकुलेट किया हमने। साई 1 z0 आ गया cos हाइपरबोलिक z, साई 2 z0 आ गया 0। तो इन दोनों का यूज करके हम थर्ड स्टेप में कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3, f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई 2 z0 प्लस आयोटा साई 1 z0 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z। सेकेंड स्टेप में हमने साई 1 z0 साई 2 z0 कैलकुलेट किया था, वो रिप्लेस करते हैं। साई 1 z0 क्या था, cos हाइपरबोलिक z, साई 2 z0 कितना था, 0, तो रिप्लेस कर दिया। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आयोटा cos हाइपरबोलिक dz। नो आयोटा तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। cos हाइपरबोलिक z का इंटीग्रेशन होगा साइन हाइपरबोलिक z। तो f ऑफ z विल बी इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक z प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से साई 1 z0 एंड साई 2 z0 का यूज करके आप f ऑफ z का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट v गिवन था, हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया और फाइनली आपको कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z पता चल गया। दिस इज द फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ
f of z, which is equal to iota sine hyperbolic z plus c. c is the constant of integration. I think क्वेश्चन और इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्लियर है. So I will end this lecture here. Thank you very much everyone for watching the video.